नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले 124वें संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में विचार। गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने चर्चा और पारित करने का किया प्रस्ताव। कहा, सही नियत से लाया गया है विधेयक। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। लोकसभा से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने पैदा किया अवरोध। केंद्रीय गृह मंत्री से बयान की मांग। सरकार ने दोपहर 2 बजे गृह मंत्री के बयान का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के सोलापुर में सड़क संपर्क, जल आपूर्ति समेत अनेक विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30,000 मकानों की रखी आधारशिला। कहा, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूत करने का हुआ काम। आगरा में गंगा जल समेत कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध भारत। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संबोधन। आतंकवाद और सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को बताया वक्त की जरूरत। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। विश्व बैंक ने 2018-19 में 7.3% विकास दर का जताया अनुमान। अगले 2 साल में 7.5% तक पहुंचने की उम्मीद। वैश्विक विकास दर 2.9% रहने का अनुमान। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था करने से संबंधित 124वां संविधान संशोधन विधेयक विचार के लिए आज राज्यसभा में पेश किया गया। गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोकसभा से पारित विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समान अवसर प्रदान करना है। कांग्रेस ने 1 दिन के भीतर विधेयक को पेश, चर्चा और पारित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाए। वहीं सरकार ने कहा कि विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए कांग्रेस तकनीकी मुद्दे उठा रही है। ये बिल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए प्रावधान करने के लिए है। यह विधेयक सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाया गया है। इससे शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान हो जाएगा। यह विधेयक अच्छे इरादे से और अच्छी नीति से लाया गया है। What kind of a statement that they have given to you to see to it this is to be introduced today and all of it has to be passed today, voting has to be done today, waiving 2 days, waiving the 2 days the provisions and also not putting the object statement of the object. आज भी जो विपक्षी दलों के साथ बैठक हुई और लोकसभा के अंदर भी जो सारी कार्रवाई हुई इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 124 बिल को लेकर, जिसमें सरकार 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दे रही है, उसके बाद ये सहमति बनी कि 8 घंटे इसके ऊपर चर्चा होगी। अब मैं नहीं समझता हूं कि जब चेयरमैन को ये अधिकार है किसी भी चीज को वेव करने के, सदन को चलाने के लिए, तब विपक्षी पार्टियां और खासतौर से कांग्रेस इस तरह के टेक्निकल इश्यूज को उठाकर इस बिल को रोकने की कोशिश करे। इसके अलावा लोकसभा से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सदन में अवरोध पैदा करने और केंद्रीय गृह मंत्री को सदन में बुलाने और उनसे बयान की मांग की। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि दोपहर 2 बजे गृह मंत्री इस मामले में सदन में बयान देंगे। जो कांग्रेस के सदस्य बात रख रहे हैं, मैं सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस समस्या को ये उठा रहे हैं उस पे गृह मंत्री जी 2 बजे आपके सामने आकर बयान दे सकते हैं।
और इस समय हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह सीधा संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आज सत्र का आखिरी दिन है और आज जोर है कि ज्यादा से ज्यादा विधायी काम काज राज्यसभा में निपटाया जाए। हमने देखा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला जो संविधान संशोधन बिल है उसे राज्यसभा में विचार के लिए रखा गया। वहीं आगे अगर बात करें तो आज की कार्यसूची में लोकसभा से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक भी शामिल है और इस पर जो मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से उसे भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। ऐसे में आगे किस तरह के आसार दिख रहे हैं फिलहाल? हाँ, बिल्कुल प्रीति, आपने ठीक कहा। क्योंकि एक विशेष परिस्थिति में, क्योंकि राज्यसभा में ढंग से विधायी कामकाज नहीं हो पाए थे और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, उनका पास होना जरूरी है। इसीलिए इस विशेष स्थिति में सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभापति राज्यसभा ने जो है सदन को एक दिन और बढ़ाने की जो है अनुमति प्रदान की और उसके तहत जो विधायी कामकाज है वो कई महत्वपूर्ण कामकाज हैं, जिसमें से ये 2 पर तो पूरी देश की निगाहें लगी हुई, जिसमें संविधान का 124वां संशोधन विधेयक है। इसके अलावा जो है जो नागरिकता संशोधन विधेयक है, जिस पर जेपीसी पहले ही बहुत ज़्यादा उसके तमाम तकनीकी पहलुओं पे बहुत ही व्यापक विचार कर चुकी है। ये सारे मसले ऐसे हैं जिन पर उच्च सदन में इसकी बहुत गुणवत्तापूर्ण चर्चा हो सकती है। वहाँ से लेकर के बहुत आम आदमी तक को प्रभावित करने वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है, इसको लेके कई ऐसे विधायी, क्योंकि आज का जो दिन है वो बुनियादी तौर पर एक सहमति ये बनी है कि इसमें विधायी कामकाज ही होंगे, इसलिए आपने देखा कि क्वेश्चन आवर वगैरह भी इस पर नहीं चला है। तो कुल मिलाकर के सरकार का प्रयास ये है कि हाउस जो है जो भी फंक्शन करे उसमें जो है ये 2 महत्वपूर्ण बिलों के अलावा कुछ और जो लिस्टेड है उनको पारित कराया जाए। तो उम्मीद ये है, हालांकि अवरोध है और ख़ास तौर पर जो पूर्वोत्तर के सांसद हैं उनमें ज़्यादा बहुत सी आशंकाएं हैं, क्योंकि वहाँ पूरे इलाके में आप देख रहे होंगे कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हैं। तो उसको लेकर जो आंदोलित है तो उसका एक असर हाउस पर भी दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो उपसभापति जी की शुरू से ही सदन जब से चला तब से लगातार कोशिश उनकी है कि हाउस चले और ये महत्वपूर्ण विधेयक पारित हों, क्योंकि पूरा देश इस पे पूरी निगाह लगी हुई है। जी बिल्कुल, और अब निगाहें हैं कि दोपहर 2 बजे जब गृह मंत्री सदन में बयान देंगे, जो लोकसभा से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक है उसे लेकर उस पर भी सबकी नजरें होंगी। फिलहाल किस तरह से काम आगे बढ़ता है राज्यसभा में, इस पर नजरें होंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल और राज्यसभा में आज 2 अहम विधेयक भी पेश किए गए, जिनमें संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2019 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2019 शामिल हैं। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कार्यवाही एक दिन आगे बढ़ाए जाने का भी मुद्दा उठा। कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों समेत कई अन्य सदस्यों ने इस मामले को उठाया। सरकार की तरफ से इस बारे में स्पष्टीकरण भी दिया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी सत्र को एक दिन आगे बढ़ाने पर स्पष्टीकरण दिया। It was supposed to be concluded yesterday, and there was no announcement from the chair as to whether the house has been extended till today or not. At the close of the day, the chair said the house is adjourned till tomorrow at 11, without mentioning as per the rules, because chairman has the power. We are not questioning the power or authority of the chairman. We are not questioning the power or authority of the chairman, and no prestige issue. I am just inviting your attention to the rules and procedure. सदन की चिंता जो 10 दिन हंगामे में चले गए, सदन चला नहीं, जनता हमको देख रही है, उसकी होनी चाहिए थी। और चिंता हम ये कर रहे हैं कि एक दिन हमने कार्य दिवस क्यों बढ़ा दिया, जबकि हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण बिल है। और आज जिस बिल के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सब पार्टियों का ये कहना है कि हम इस बिल को, जो आर्थिक आरक्षण 10% मोदी सरकार देने जा रही है, उस बिल पर लगभग सबकी सहमति है। और ये अधिकार सरकार का और चेयरमैन का जाता है कि अगर सरकार कार्य दिवस को बढ़ाना चाहती है तो वो बढ़ा सके। मैं बताना चाहता हूं, रूल 266 के अंदर भी सरकार को पावर है, और इसके साथ साथ बीएसी के अंदर भी पूरी ये चर्चा की गई कि सरकार एक दिन के लिए सदन को बढ़ाना चाहती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सब तरीकों से इस बात की चर्चा की गई। मैं समझता हूं कि अगर
ये जो बिल आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन 124 अमेंडमेंट बिल, जिसमें सरकार आरक्षण देना चाहती है स्वर्णों को भी 10%, उस बिल को पारित होने दीजिए और उसके ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए, चाहे रूल 12 हो और चाहे रूल 226 आप बैठे, दोनों के आप ऊपर बैठे। सरकार को अधिकार जाता विजय है। जी, इस सत्र को एक दिन बढ़ाए जाने के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। कल सुबह यानी 8 जनवरी 2019 को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के एजेंडा आइटम बी के रूप में इस बारे में प्रमुखता से सूचना थी। Request received from the Minister of Parliamentary Affairs for extending the sitting of the Rajya Sabha by 1 day and accordingly scheduling a sitting on Wednesday, that is 9th of January 2019. स्पष्ट है कि हाउस एक्सटेंशन का फैसला सरकार का इस विषय में पत्र प्राप्त होने के बाद माननीय चेयरमैन द्वारा एवं सरकार समेत विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा के तहत लिया गया। बीएससी में दलों के माननीय नेता समेत कई अन्य माननीय वरिष्ठ सांसद मौजूद थे, माननीय चेयरमैन थे। इसके बाद पुनः अनौपचारिक रूप से हुई 2 बैठकों में, एक में खुद माननीय चेयरमैन एवं विपक्ष और सरकार के वरिष्ठ नेता थे। पुनः दोपहर बाद विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें सदन के माननीय नेता एवं प्रतिपक्ष के सम्मानीय नेता समेत बड़ी संख्या में माननीय सांसद मौजूद थे, उसमें विस्तृत चर्चा सरकार एवं विपक्ष के बीच हुई। उसके अनुरूप मैं सदन चलाने की कोशिश कर रहा था। बीएससी के मीटिंग के मिनट्स में यह स्पष्ट है, पुनः राज्यसभा बुलेटिन में इसकी सूचना है। इस फैसले के तहत कल आज तक के 11 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न किया। यह चेयर का पक्ष देने मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि कल शाम से अब तक बाहर अंदर कई चीजें कही जा रही हैं, पर चेयर की सीमा है कि वह बाहर कहीं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए आपके बीच स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। अंतिम बात, मैंने जो कल 11 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न किया, मेरी समझ में इसमें इंप्लाइड था कि एक दिन का एक्सटेंशन हुआ, चूंकि पहले भी बात हो रही थी। अगर यह चूक है, अगर यह चूक आप इसको चूक मानते हैं तो एक मिनट, अगर आप इसको चूक मानते हैं तो मेरी समझ का चूक है, मेरी निजी चूक है। एक सैद्धांतिक बात है, माननीय सदस्यों ने, सुखेंदु शेखर रॉय जी ने और बाला सुब्रमण्यम जी ने जो बात कही है कि ये सदन किस तरह से चलेगा, सरकार का अधिकार है कि सरकार कोई बिल लाए, सरकार निर्णय करे, हम उसको चुनौती नहीं देते ना पीठ को, जो नियम है, पर नियमावली पर सदन चलता है। अब जिस तरह से ये बढ़ाई गई अवधि बिना कोई आम सहमति के हुई है, मैं इसको रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। जहां तक पूरा प्रतिपक्ष है, हमने इसकी सहमति नहीं दी थी, सरकार की तरफ से प्रस्तावना है, ना ही बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में इस पे कोई निर्णय हुआ, ना ही कोई टाइम एलोकेट हुआ। दूसरी बात कि पहला एक बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी परिस्थिति है कि सरकार और विपक्ष में कोई वार्तालाप नहीं है, और अगर सदन नहीं चलता, सबसे बड़ी जिम्मेवारी पहले सरकार की बनती है। सरकार सहमति बनाए, सरकार विपक्ष से बात करे, चाहे किसी भी दल का कोई मुद्दा है, किसी राज्य का कोई विषय है, यह विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं बनती। सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई सदन चलाने की, और उसके बाद बाहर जाकर विपक्ष को दोष दिया जाता है। हमने कई बार कहा, हमने कई विषय उठाए थे, नेता सदन ने भी उस बात को माना शुरू में कि आप जो विषय हमने नोटिस दिया राफेल पर, घोटाले पर, कि उस पर बहस करें, वो आज तक बहस नहीं हुई। आपने कह दिया कि हम तैयार हैं, तैयार होने से बात नहीं होती, आप दूसरी चीजें ला रहे हैं जिसके लिए सदन की सहमति नहीं है। Some honorable members have raised a point with regard to the sitting of the House today. The honorable member from the AIDMK who has raised the issue under Rule 37. Rule 37 deals with allocation of time, not with sitting. Sitting is regulated by Rule 12. And therefore, this is not a case of allocation of time. He's referred to a wrong rule. The rule in question is Rule 12, where the sense of the House word which is mentioned for variation under Rule 37 is not an expression used. It's a sole prerogative of the chair, keeping in mind the business of the House. Since an important business has been pending, the chair has taken a decision. It's been a long-standing tradition. We don't question the ruling as far as the chair is concerned. Secondly, sir, the country expects the House to function. On normal working days, we should have been working.
On most of them, the House took adjourn. At least there is one extra day to consider important legislations. And what Mr. Anand Sharma has said with regard to Northeast, when that bill comes up, he's free to make all his observations. Therefore, you, sir, may proceed with the business of the House. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था करने से संबंधित 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा ने कल पारित कर दिया। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 323 और विरोध में 3 मत पड़े। इस विधेयक के पारित होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे। बिल में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन का प्रावधान है। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 16 में एक खंड जोड़ा जाएगा, जिसके अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार 10% आरक्षण दे सकते हैं। प्रस्तावित 10% आरक्षण मौजूदा 50% की सीमा से अलग होगा। Subject to correction, the result of the division is ayes 323, noes 3. The motion is carried by majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. The bill as amended is passed by the requisite majority in accordance with the provisions of Article 368 of the Constitution. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि अगर इस फैसले के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो यह निर्णय निरस्त नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समान अवसर प्रदान करना है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि उनकी नीति अच्छी है, नीयत अच्छी है, जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाया है। और नीति और नीयत अच्छी है, इसीलिए संविधान में प्रावधान करने के बाद हम ये आदेश जारी करके इनको 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में और नौकरियों में देने का काम करेंगे। और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक प्रावधान के बाद इसको स्वीकार करेगा अगर कोई वहां जाएगा तो। हमने बिना संविधान संशोधन किए ऐसा नहीं किया है, ये करने के बाद ही किया है। इस कारण से इस प्रकार की जो शंकाएं हैं वो शंकाएं निर्मूल है। मैं उन सब से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की शंका को करना वो बंद करें। बहस में हिस्सा लेते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा और बिल की वैधता को लेकर जो आशंका उठाई जा रही है वो निराधार है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करेगा। और जो 50% की सीमा लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था उसके संबंध में लगाई। वो जो सीमा थी, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो, और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मैं चाहूंगा पैराग्राफ 806 से लेकर 812 तक कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा लगा रहे हैं 50% की, ये केवल 16(4) की जो एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनेस की रिजर्वेशन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो इस सारी चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा, वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन that the rule of 50% applies only to reservations in favor of backward classes made under Article 16(4). इससे पहले चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के केवी थॉमस ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन जिस ढंग से इसे लाया गया है उससे सरकार की ईमानदारी पर कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने की मांग की। एआईएडीएम के सांसद एम तंबीदुरै ने आरक्षण की सीमा को और अधिक बढ़ाए जाने की जरूरत बताई। टीएमसी, शिवसेना और बीजेडी ने भी विधेयक का समर्थन किया। सीपीएम ने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति में भेजे जाने की मांग की। इनके अलावा चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने विचार रखे। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण को लेकर 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। ट्वीट संदेश में उन्होंने इसे देश के इतिहास में मील का पत्थर बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे मंजूरी मिलने से समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने विधेयक का समर्थन करने के लिए सभी दलों के सांसदों का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश के सभी गरीबों को जाति और संप्रदाय से परे सम्मान से जीवन जीने का हक मिल सके। नागरिकता संशोधन विधेयक को भी कल लोकसभा से मंजूरी मिल गई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसका असम में एनआरसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विधेयक पर कई सांसदों ने अपनी राय व्यक्त की। सांसदों ने विधेयक के पास होने से असम समेत कई राज्यों को होने वाले फायदों को गिनाया, जबकि कुछ सांसदों ने विधेयक में कुछ बदलाव करने के सुझाव दिए। कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने विधेयक के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देने से जुड़ा है। आज भी यदि कोई गलत फहमी है असम के रहने वाले लोगों के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोगों के अंदर, मैं कहना चाहता हूं कि हम उनसे बात करने के लिए, खुले तौर पर बात करने के लिए अध्यक्ष महोदय पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी बात को हम सुनेंगे, उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगी उनका हम समाधान भी निकालेंगे। इसलिए हमने न केवल एनआरसी की प्रक्रिया को उसके अंजाम तक ले जाने का काम किया, बल्कि असम एकॉर्ड के क्लास 6 को लागू करने के लिए भी हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी से हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। और जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे ताकि असम की कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी सुरक्षित रह सके और असम का बर्डन पूरे देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने मौजूदा शीतकालीन सत्र में लोकसभा के कामकाज का ब्यौरा पेश किया और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन की 17 बैठकें हुई और इस दौरान सदन की कार्यवाही 46 घंटे 48 मिनट चली। उन्होंने बताया कि सदन में सूचीबद्ध विधेयकों में लगभग 82.35% विधेयक इस सत्र के दौरान लोकसभा से पारित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के सोलापुर का दौरा किया। यहां एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। यहां प्रधानमंत्री ने बीड़ी और कपड़ा श्रमिकों के लिए आवासीय परियोजना समेत कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनसे सोलापुर और आसपास के इलाकों में आवागमन सुविधाएं बेहतर होंगी। इन परियोजनाओं के जरिए इलाके में स्वच्छता और सीवर सुविधाएं भी बेहतर होंगी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच संख्या 211 के सोलापुर उस्मानाबाद खंड के 4 लेन मार्ग को जनता को समर्पित किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30,000 घरों की आधारशिला रखी। इसके अलावा अटल मिशन के तहत भूमिगत सीवर प्रणाली और 3 जलमल शोधन संयंत्रों का शुभारंभ भी किया। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अन्याय की भावना खत्म हो, गरीब भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसे विकास का पूरा लाभ मिले, अवसरों में प्राथमिकता मिले। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या नेशनल हाईवे हो या फिर सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हो, यहां सभी पर तेज गति से काम हो रहा है। मैं फडणवीस जी की सरकार को बधाई देता हूं कि वो हर घर को बिजली देने के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के आगरा का भी दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आगरा में एक रैली करेंगे। वो गंगा जल प्रोजेक्ट समेत कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वो आगरा स्मार्ट सिटी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर समेत कई योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। गंगा जल कार्यक्रम 2,880 करोड़ रुपए की परियोजना है जो आगरा शहर को बेहतर जल सप्लाई प्रदान करेगी।
आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की परियोजना 200 करोड़ रुपए की है। इसमें महिला अस्पताल में 100 बिस्तर का मातृत्व इकाई बनाना शामिल है। इससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और मातृत्व देखभाल में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित होने वाले रायसीना डायलॉग में आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को वक्त की जरूरत बताया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रायसीना डायलॉग में कहा कि हम संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान सुषमा स्वराज ने कहा कि हमारा फोकस हमारे सामने मौजूद चुनौतियों का हल गतिशील साझेदारियों और मौलिक रुख अपनाकर तलाशने पर है। Today, no country, big or small, is immune from the existential threat, particularly terrorism actively supported and sponsored by states. In this digital age, the challenge is even greater, with a greater vulnerability to radicalization. Ensuring zero tolerance towards terrorism and also towards those who use it as an instrument of convenience is the need of the hour. सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि आतंकवाद को युद्ध का एक नया तरीका बताते हुए उन्होंने कहा कि ये कई सिर वाले राक्षस की तरह अपने पैर पसार रहा है और ये तब तक मौजूद रहेगा जब तक देश राष्ट्र की नीति के तौर पर इसका इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। रायसीना डायलॉग के दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि सोशल मीडिया कट्टरपंथ को फैलाने का जरिया बन रहा है, इसलिए इसे नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। Radicalization that is happening through the social media. A lot of people are getting radicalized and are getting convinced that the acts of terrorists or whatever the terrorists are doing, there is sense in what they are doing. Therefore, I think the international community must get together in ensuring that the source of the social media is prevented from spreading false information and disinformation. Because a lot of fund is coming from people who are getting radicalized, and radicalization through social media is also becoming one of the causes for raising of funds by the terrorist organizations. वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत 2018-19 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.3% की दर से बढ़ेगा। इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।